तो फिर ये आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन के सामने आपके पास पैकेट ट्रेसर मैंने खोल के रखा है। हम बस बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे कि कुछ डिवाइसेस के जो बेसिक कमांड्स होते हैं ना, वो सारे बेसिक कमांड के बारे में हम देखेंगे और पैकेट ट्रेसर कैसे चलाते हैं भी थोड़ा हम देख लेंगे। अगर आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइसेस के ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहले तो आपके कुछ नेटवर्क डिवाइसेस मिलेंगे, पहले वाला ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ नेटवर्क डिवाइसेस मिलेंगे। किस किस तरह का नेटवर्क डिवाइस आपको मिलेगा, उसके नीचे वाला टैब पे आप देख सकते हो। पहले वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपके लिए कुछ राउटर के मॉडल्स है। ये जो साइड में बहुत सारे राउटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 4321 मॉडल, 1941, 2901, 2911, ऐसे बहुत सारे मॉडल उसने रखा है। उसके बाद अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ स्विच का मॉडल क्लिक करते हैं, आपको कुछ स्विचेस का मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे 2960 मॉडल वगैरह हो गया, 2950 के कुछ मॉडल हो गया, 3560 ये लेयर 3 स्विचेस जो होते हैं ना, उस तरह का कुछ मॉडल उन्होंने 2 मॉडल मीन्स दे के रखा है। उसके बाद अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ हॉब्स वगैरह मिलेंगे, वो हॉब के बारे में हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं। वायरलेस डिवाइस भी हमें कोई मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी डिवाइसेस है उन्हें छोड़ दो, बस हमें मतलब यही है, एक आपका ये हो गया राउटर और आपके पास ये हो गया स्विचेस, इन दोनों से हमें मतलब है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले टैब में फिर मैं जाऊँगा तो दूसरे ऑप्शन आपके पास एंड डिवाइसेस है। एंड डिवाइस में भी हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगा, जैसे अगर हम कोई पीसी वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर ये पीसी के ऑप्शन या फिर लैपटॉप के लिए हम जा सकते हैं। हम कोई डीएनएस सर्वर वगैरह अगर हम बनाना के लिए टेस्ट के लिए बस अगर यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ सर्वर्स है, हम उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आईपी फ़ोन वगैरह की भी हमें कोई ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है। और इसके बाद जो आपके पास कुछ टीवी वगैरह ऑप्शन है, इनके बारे में आप छोड़ दो, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कुछ कंपोनेंट वगैरह है, इनके साथ भी हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये कनेक्शन बनाने के लिए, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन बनाने के लिए, तो इस ऑप्शन के साथ भी हमें कुछ लेना देना है। पहले वाला ऑप्शन आपका देता है जो ओयर के लिए ऑप्शन आते हैं ना, जो भी कनेक्शन आपके लिए होता है, ये पहले वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक ओयर चूज करने के लिए होता है। उसके बाद शायद ये आपका स्ट्रेट या क्रॉस, थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं भी सिंबल अच्छा, ये आपका स्ट्रेट केबल हो जाएगा, ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपका हो जाएगा, ये जो aqua कलर का है। उसके बाद ये आपका स्ट्रेट केबल है, ये आपका क्रॉस केबल हो गया। उसके बाद जो भी आपके पास केबल है उसे आप छोड़ दो, ये बस आप याद रखो, ये आपके पास 2 सीरियल केबल के ऑप्शन है, ठीक है। तो इतने सारे केबलिंग के हमें ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे बस पैकेट ट्रेसर हम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम क्या कर पाए, कुछ डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन बना के या फिर कुछ वर्चुअली या फिर लॉजिकली कुछ डिवाइसेस लेके उनके ऊपर जो कमांड वगैरह चला के जो भी हमें कॉन्फ़िगर करके लैब प्रैक्टिस करना है CCNA लेवल पे, वो सारे लैब प्रैक्टिस वगैरह हम कर पाए और कुछ कमांड वगैरह चला के जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट हम अचीव कर पाए। हमें यही बस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 डिवाइस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर राउटर और स्विचेस, दूसरे एंड डिवाइसेस हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम पीसी या फिर लैपटॉप लगा के काम करेंगे, या सर्वर आप मान लो, तो ये आपका एंड डिवाइसेस में आ गया। और उसके बाद आपके पास जो है ये केबलिंग के बारे में हम थोड़ा देखेंगे, जो भी केबल डिवाइसेस के बीच में जो केबल कनेक्ट करना है उनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ, हम आज कोई कनेक्शन नहीं बनाने वाले हैं, बस डिवाइसेस में जो बेसिकली कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं ना, उस कमांड के बारे में हम देखेंगे। और पहले जो हमने कुछ बात किया था, कुछ मोड्स होते हैं ना कुछ डिवाइसेस के, उन मोड्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेंगे। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्विच का मॉडल मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 2960 जो पहले वाला मॉडल है ना, उसी को ही ले लेता हूँ, ठीक है। किसी भी मॉडल चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस डिवाइस के ऊपर क्लिक करके रखना पड़ता है और क्लिक करते ही उस डिवाइस को हमें ड्रैग करके फिर ऊपर छोड़ना पड़ता है। अगर हम गलती से ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस ले लिए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऊपर आप देखो, ये जो डिलीट वाला ऑप्शन आपके पास है वो भी दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है। फिर उसके बाद जिस डिवाइस को आप हटाना चाहते हो उस डिवाइस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वो डिवाइस हट जाता है। उसके बाद ये वाला जो डिलीट ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये डिलीट ऑप्शन को आपको हटाने के लिए फिर ये वाला जो नॉर्मल ऑप्शन है ना, सिलेक्ट के लिए है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो पैकेट ट्रेसर में ये वाला डिवाइस मेरे पास हो गया, इस डिवाइस का कंसोल वगैरह या कुछ भी लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डिवाइस के ऊपर एक क्लिक ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपके पास ये डिवाइस का पहले सबसे पहले जो फिजिकल आपका स्ट्रक्चर क्या होता है इस मॉडल का, इसने दे दिया। तो इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बात किया था, बहुत सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसने मेंशन नहीं किया है, शायद ये कंसोल पोर्ट आपके पास है और एक्स्ट्रा आपके पास एक हो सकता है ऑक्सिलरी पोर्ट, या फिर आपके पास वो मैनेजमेंट का जो पोर्ट है उसने दिया है, लेकिन इसमें उसने लिखा नहीं है। और यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह आपको डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हाँ, लाइट्स के बारे में मैंने आपको बताना भूल गया। एक डिवाइसेस में आपके पास क्या होते हैं,
जब भी आपको किसी डिवाइस का जो होता है ना, हर एक पोर्ट के लिए आपको क्या होता है, अलग अलग सा कुछ लाइट्स देखने को लिए मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने पोर्ट आपके पास होंगे उतने सारे लाइट आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि क्या होता है, जब भी इनिशियली आपका डिवाइस स्टार्ट होता है उस टाइम में आपको कुछ टाइम तक जो लाइट्स होते हैं वो आपको ऑरेंज कलर का देखने को मिलते हैं। ऑरेंज कलर का मतलब आपका यही होता है कि आपका पोर्ट जो है वो ऑन है, लेकिन इसमें आपका कोई डेटा ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी अभी नहीं है, या फिर ये कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। अगर ये ग्रीन कलर का लाइट आ रहा है आपके पास, तो इसका मतलब क्या है, आपका पोर्ट जो है वो सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कैपेबल है या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। डेटा ट्रांसफ़र अगर नहीं हो रहा है और आपका पोर्ट सिर्फ ऑन है और कैपेबिलिटी उसके पास है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपको बस ग्रीन लाइट जो है ना वो देखने को मिलेगा और वो कांस्टेंट आपको जलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर उस पोर्ट में आपका कुछ डेटा ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली चल रहा है तो डेटा ट्रांसफ़र के टाइम आपका क्या होता है, जो ग्रीन कलर का लाइट है ना वो आपको ब्लिंक करता हुआ देखने को मिलेगा। ग्रीन लाइट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का और नीचे पोर्ट के लिए यहाँ पे 2 लाइट आपने इसने रखा है। ठीक है, एरो जैसा दिख रहा है ना, वो आपको 2 लाइट है। एक तो आपके पास, मैं इसे एक काम करता हूँ, पेंट के ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 लाइट इसने रखा है। ठीक है, ये एक आपके पास लाइट है और ये एक लाइट है। ठीक है, इसी तरह हर 2 पोर्ट के लिए 2 लाइट इसने रखा है। आप मतलब ये वाला जो लाइट है ये इस पोर्ट के लिए है और ये वाला जो लाइट है ये नीचे वाला पोर्ट के लिए है। अगर ये लाइट आपको ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब आपका ऊपर वाला जो पोर्ट है ना, ये वाला पोर्ट आपका ऑन है। अगर ये वाला लाइट आपको ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला पोर्ट आपका ऑन है। इसी तरह सारे पोर्ट के लिए उसने एक एक लाइट दे के रखा है। सबसे पहले आपका क्या होता है, आपको ऑरेंज कलर जैसा, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का लाइट एसटीपी के लिए आता है, एसटीपी स्टेट के लिए आता है। जब आप एसटीपी के बारे में पढ़ोगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कितने टाइम के लिए आपका ऑरेंज लाइट आता है, क्यों आता है, इसका काम क्या होता है। लेकिन इनिशियली जब भी आप डिवाइस को ऑन करते हो आपको ऑरेंज कलर की लाइट देखने को मिलता है। मैं जनरल अगर आप बात करोगे तो 30 सेकेंड तक ये लाइट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर मतलब आपका पोर्ट ऑफ है और वर्क कर रहा है। और जब भी आपका उस पोर्ट में, ये पोर्ट में मान लो कोई डिवाइस कनेक्ट है और इसमें कोई डेटा ट्रांसफर आप शुरू करते हो ना, तो ये पोर्ट का जो लाइट है ना ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का लाइट आपका ब्लिंक करता रहता है। ब्लिंक मतलब उस पोर्ट के ऊपर कुछ डेटा ट्रांसफर आपका चल रहा है। ठीक है, ये होता है। हालांकि ये 2 पोर्ट उसने किस लिए रखा है मेरे को तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है आपको जनरली डिवाइसेस में यही देखने को मिलते हैं। ये कंसोल के लिए आपको होगा और ये मैनेजमेंट के लिए होगा। ठीक है, और ये बाकी जितने भी आपके पास पोर्ट्स हैं ना, ये आपके डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए आपके पास होते हैं। बस उसने एक फिजिकली बेसिक सा आइडिया देके यहाँ पे रखा है कि आपका डिवाइसेस में आपको इस तरह का पोर्ट देखने को मिलते हैं। ये आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। ये कॉन्फ़िग टैब में अगर आप चले जाते हो ना, तो इसका मतलब पैकेट ट्रेसर कुछ GUI जैसा चीज़ अपने तरफ से आपके डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए उसने दे के रखा है। हालांकि इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें ऐसा होता है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप जाते हो, जैसे पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं जाता हूँ, मैं इसमें क्लिक करते ही इसके लिए जो भी कमांड है ना, वो कमांड ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे चल जाता है। अगर आपको कमांड पता नहीं तो यहाँ से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन आता है तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस से इसे अगर ट्रंक बना रहा हूँ तो उसके लिए जो कमांड है ये यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली चला लेता है। लेकिन हम ये वाला ऑप्शन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पूरे जो कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो चीज़ वो सीखना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली CLI पे आ जाएंगे। किसी भी डिवाइस के जो है ना, हम CLI पे आ जाएंगे। और इसको मैं पूरे स्टार्टिंग वाले मोड पे ले लेता हूँ। ठीक है, आप जब भी किसी डिवाइस को स्टार्ट करोगे या सबसे पहले कंसोल ला के कनेक्ट कर लोगे। ये हालांकि आपके पास कंसोल एक्सेस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच कंसोल 0 इज नाउ अवेलेबल। ठीक है, ये कंसोल पैकेट ट्रेसर के अंदर ये ऑटोमेटिकली उसने कुछ लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, जिससे क्या है कि डायरेक्टली आप क्लिक करते ही CLI पे आपको उस डिवाइस का कंसोल एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप जाओगे ना तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला स्क्रीन अगर आपको दिखने को मिल रहा है किसी भी डिवाइस के ऊपर, इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए या फिर इससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एंटर दबाना पड़ता है अपने डिवाइस में। हाँ बताओ सर। हाँ सर अब थोड़ा वो CLI करेंगे, वो जो लिखा है ना वो बहुत छोटा है तो दिख नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ।
अब सही है ना? जी अभी चलेगा। ठीक है। तो आपका क्या होता है, सबसे पहले जब डिवाइस के ऊपर आप आ जाते हो तो अभी आपको क्या करना पड़ता है, ये वाला स्क्रीन जब भी आपको दिखता है आपको एक एंटर दबा देना पड़ता है। एंटर दबाने के बाद ये जो मोड आपको दिख रहा है ना, स्विच लिख के उसके बाद आपको एक ग्रेटर देन का मार्क जैसा आ रहा है, ठीक है। ये मोड आपका बेसिकली, अगर ये मार्क के साथ आपको दिख रहा है कुछ कमांड्स ना, तो इसका मतलब ये मोड आपका होता है यूजर मोड। अगर आपके डिवाइस, जो मैंने आपको 3 मोड के बारे में मैंने बताया था, यूजर मोड, उसके बाद और एक मोड होता है एनाबल मोड या फिर प्रिविलेज मोड जिसे बोलते हैं, उसके बाद आपके पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड आता है। तो यहाँ पे भी अगर आपको ये वाला मार्क आपको दिख रहा है ना, स्विच के होस्ट नेम, ये वाला आपका एक्चुअली होस्ट नेम होता है। होस्ट नेम मतलब आपका डिवाइस का जो नेम होता है। हालांकि ये आपका डिवाइस का नेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिवाइस का नाम मतलब जो मॉडल नंबर है वगैरह आप कुछ भी चाहो तो आप रख सकते हो। ये आपके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन करके भी इसे चेंज कर सकते हो। होस्ट नेम के बाद अगर आपको ये वाला मार्क देखने को मिल रहा है ना, ग्रेटर देन वाला मार्क, इसका मतलब आपके डिवाइस अभी यूजर मोड में है, ठीक है। और इस यूजर मोड से अगर आपको बाहर निकलना है, आप अगर चाहो तो अपने पास नोटबुक वगैरह रख के भी आप कमांड्स नोट कर सकते हो, या फिर बाद में आप वीडियो देख के भी इसे कमांड्स नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपके पास जो मोड होता है यूजर मोड के बाद, उसे आप एनाबल मोड या फिर आप उसे प्रिविलेज मोड बोलते हो, ठीक है। उस मोड में जाने के लिए आपको एक कमांड टाइप करना पड़ता है, एनाबल, ENABLE, ठीक है। इसको टाइप करके आपको एंटर करना पड़ता है। हालांकि आप जब भी किसी कमांड को यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करोगे या फिर सिस्को के किसी डिवाइस को भी आप मैनेज करने के लिए जा रहे हो, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पूरा कमांड आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं आता है। आप चाहो तो पूरा कमांड को टाइप कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, कमांड का 2-3 लेटर जो होता है ना, उसको टाइप करके टाब जो होता है ना आपके कीबोर्ड में, वो टाब वाला की आप दबा दो। उसके बाद क्या होता है, उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट कमांड आपके लिए होता है ना, वो कमांड आपका पूरा जो है ऑटोमेटिक आपका टाइप हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ENA टाइप किया, उसके बाद मैंने टाब की दबा दिया। दबाने के बाद क्या हुआ, ये जो एनाबल वाला कमांड है ना, ये ऑटोमेटिकली मेरा चल गया। उसके बाद मेरे को इस कमांड को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कैसे एग्जीक्यूट करूँगा मैं, एंटर की दबा के। एंटर की दबाते ही ये कमांड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, और मैं अभी जो मोड में आ गया ना, इस मोड को मैं क्या बताऊंगा, ये मेरा प्रिविलेज मोड या फिर एनाबल मोड है। मतलब मेरे जो होस्ट नेम है स्विच का, होस्ट नेम के बाद एक अगर मेरे को हाश देखने को मिल रहा है, हाश वाला जो मार्क होता है ना, वो अगर वो सिंबल अगर मेरे को देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं कौन से मोड पे हूँ, मैं प्रिविलेज मोड या फिर एनाबल मोड के अंदर आ चुका हूँ। मैंने आपको बताया था अगर हम एनाबल मोड में है तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ बेसिक सा ट्रबल शूटिंग या फिर किसी डिवाइस का एक्सेस वगैरह हम ले सकते हैं। और प्रिविलेज मोड में भी मैंने आपको बताया था क्या इसके अंदर हम आके क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग जैसे होता है ना, बहुत सारे ट्रबल शूटिंग वगैरह चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर किसी डिवाइस का एक्सेस वगैरह ले सकते हैं। और छोटे मोटे कुछ कॉन्फ़िगरेशन जैसे टाइम वगैरह बदलना, ये सारे चीज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ होता है, आप अगर एनाबल मोड पे अगर आप यूजर मोड पे हो ना, तो आपको प्रिविलेज मोड या फिर एनाबल मोड में आने के लिए आप एनाबल की दबा देते हो, तो फिर आप आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर से वापस उसी यूजर मोड पे जाना है तो आपको दबाना पड़ता है एग्जिट दबाते ही फिर आप देखोगे तो आप उसी एनाबल मोड पे आ गए, यूजर मोड पे आप आ गए हो। आपको एनाबल मोड में जाने के लिए एनाबल टाइप करना पड़ता है, फिर से आप प्रिविलेज मोड में आ जाते हो। प्रिविलेज मोड से वापस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर से दबाना पड़ता है एग्जिट वाला की जो होता है ना, एग्जिट आपको दबाना पड़ता है। ये आपके पास ये हो गया प्रिविलेज मोड। अगर हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, उस मोड के अंदर ही हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के लिए हमें कमांड टाइप करना पड़ता है। उसके लिए सिस्को में एक स्पेसिफिकली कमांड है, उस कमांड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल मतलब आपको पता है, अगर आप लिनक्स वगैरह पढ़े हो, टर्मिनल मतलब किसी डिवाइस का जो एक्सेस होता है ना, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हैं, तो उस एक्सेस या फिर आप कंसोल एक्सेस वगैरह जिस तरह का आप मानते हो ना, तो उसको आप क्या बोलते हो, जितने भी आपके पास है एक्सेस करने के लिए डिवाइस के लिए, तो हर एक एक्सेस के लिए आप क्या बोलते हो, उसे एक एक टर्मिनल आप बोलते हो। जैसे आपके पास लिनक्स में होता है ना, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 करके मल्टीपल, अगर कोई एक्सेस करने के लिए उस डिवाइस का मल्टीपल CLI एक्सेस लेता है तो आपको बता देता है कि मल्टीपल टर्मिनल ऑन है, इस तरह का। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की दबा के आपको एक टर्मिनल के अंदर या फिर एक मोड के अंदर जाना पड़ता है, जिसके अंदर आप जाके क्या कर सकते हो, उस डिवाइस से रिलेटेड जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो।
तो अभी प्रिविलेज मोड में आने के बाद ही मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, जो ग्लोबल मोड है ना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, उसके अंदर मैं जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूजर मोड से मैं जंप कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। यूजर मोड से सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड में आना पड़ेगा। प्रिविलेज मोड से फिर मैं क्या करूँगा, जंप करूँगा डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में, अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगर वगैरह करने के लिए। और उसमें मूव करने के लिए मेरे पास एक कमांड है। ये कमांड आपका है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। इस कमांड को दबाते ही मैं क्या करूँगा, अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊँगा। अभी मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं डिवाइस के कौन से मोड पे हूँ? अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ तो मेरे को इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा होस्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग करके मेरे को कुछ लिख के देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर मेरे को हैश देखने को मिलेगा। तो इससे मेरे को पता चलता है कि मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड या फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। तो ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आप कुछ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो, जो कि पूरे डिवाइस के लिए इफेक्ट होगा। आपके दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है सब मोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। वो भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही आता है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन जो आपके पास है, इसमें आप जो भी यहाँ पे हैश का क्या मतलब है? हैश का मतलब यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, बस यहाँ पे हैश एक मार्क है जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ कमांड चला सकता हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप कुछ कॉन्फ़िगर करते हो तो इसका मतलब, हाँ बताओ। ठीक है, नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप म्यूट कर लो थोड़ा। अगर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी आप कमांड चलाते हो या फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर करता हूँ ना, तो ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट आपका होल स्विच के ऊपर आ जाता है, ठीक है। पूरे स्विच के लिए जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके ऊपर आपका आ जाता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है, जैसे कि कुछ स्विच में बहुत सारे इंटरफेस मेरे पास है, मैं एक ही इंटरफेस के लिए कुछ कमांड चलाना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मैं किसी इंटरफेस के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सॉरी मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कौन सा इंटरफेस है। ठीक है, इसमें वो वाला इंटरफेस है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, किसी भी इंटरफेस रिलेटेड या फिर किसी सर्विस रिलेटेड अगर मेरे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, उस इंटरफेस के अंदर या फिर उस इंटरफेस के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में मुझे जाना पड़ता है। हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ तो इसका मतलब मेरे पास सबसे पहले होस्ट नेम, उसके बाद कॉन्फ़िग देखने को मिलेगा, उसके बाद आपके पास ये हैश की देखने को मिलेगा। अगर मैं किसी दूसरे सर्विस के अंदर या फिर किसी इंटरफेस रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसके अंदर में आया हूँ तो मेरे को ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो डिवाइस का होस्ट नेम आपका रहेगा, उसके बाद आपको कॉन्फ़िग के बाद फिर आईपीएन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं इफ मतलब यहाँ पे इंटरफेस है, आईएफ का मतलब यहाँ पे इंटरफेस है, इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि कुछ इंटरफेस के अंदर या फिर हाँ बताओ सर। मैं पूछ रहा था कि हम जो कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे होते हैं तो सब कॉन्फ़िगर मोड पे जाने के लिए वो कमांड क्या है? अब मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इंटरफेस के लिए। जिस भी सर्विस के लिए आप चाहते हो ना, उस सर्विस का कमांड होता है स्पेसिफिकली, उसके अंदर जाके आपको चलाना पड़ता है। जैसे अगर मैं, आप म्यूट कर लो, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इंटरफेस से रिलेटेड कुछ हाँ बताओ, अगर किसी इंटरफेस से रिलेटेड में सर आप बताइए। ठीक है, आप म्यूट कर लो। तो फिर देखो, अगर मेरे को कुछ इंटरफेस से रिलेटेड, मतलब मेरे को फास्ट इथरनेट 0x1 जो इंटरफेस है ना, उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मेरे को उस सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा या फिर उस इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में मेरे को जाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को ये स्पेसिफिकली एक कमांड है एंटर करने के लिए, तो ये कमांड मैं चला रहा हूँ। मेरे को अगर कुछ राउटिंग से रिलेटेड कुछ चलाना है, OSP वगैरह चलाना है, तो फिर मेरे को राउटिंग मोड में जाना पड़ता है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह का आपके पास बहुत सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपके पास स्पेसिफिकली उस सर्विस के लिए या फिर उस फिजिकल इंटरफेस के लिए, जिस सर्विस के लिए जिस तरह का आप सब कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, उसके लिए कमांड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास है, जैसे कि ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो आपको है ना, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कॉन्फ़िग इफ मतलब मैं यहाँ पे इंटरफेस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। तो ये मेरे पास सब कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है, लेकिन इसको भी अगर आप चाहो तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही ये आता है, क्योंकि आप इस इंटरफेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, इसलिए आप वो इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर एंटर कर रहे हो। हालांकि ये भी आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही आपके पास आते हैं।
ठीक है, जैसे कि आपके राउटिंग के लिए आपको राउटर के लिए जो कमांड चलाना पड़ता है राउटिंग के लिए, वो कमांड आपको चलाने के बाद फिर आप क्या करते हो, राउटिंग सब कॉन्फ़िगरेशन जो मोड होता है ना, उसके अंदर आप आ जाते हो। तो अभी हम कुछ बेसिक सा कमांड के लिए हम ट्राई करेंगे। अभी मैं यूज़र मोड पे हूँ। अगर यूज़र मोड में मैं चाहूँ तो किसी आईपी को अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ तो मैं पिंग वगैरह कर सकता हूँ, यहाँ से पिंग जनरेट कर सकता हूँ। हालांकि अभी पिंग सक्सेस नहीं होगा, इसलिए पिंग सक्सेस मेरा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने नहीं किया, या फिर कोई 10.1.1.1 आईपी के बारे में इसे कुछ पता नहीं, और इसमें मैंने कुछ एनाबल भी नहीं किया। तो इस तरह का किसी डिवाइस की रीचेबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए या फिर किसी को टेलनेट वगैरह लेने के लिए भी मैं यहाँ से कमांड टाइप करके कर सकता हूँ, जो कि यूज़र मोड पे मेरा है। फिर मेरे को एनाबल मोड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी डिवाइस को पिंग भी कर सकता हूँ, किसी को चाहूँ तो मैं टेलनेट भी कर सकता हूँ, किसी को चाहूँ तो एसएसएच भी कर सकता हूँ। और डिवाइस से रिलेटेड कुछ ट्रबल शूटिंग, मतलब हमारे पास कुछ डिवाइसेस के जो डिबग वगैरह देखने के लिए या फिर डिवाइस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक करने के लिए, अगर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो प्रॉब्लम है मतलब हम क्या चेक करेंगे कि डिवाइस से रीचेबिलिटी वगैरह हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ों के ऊपर हम ट्रबल शूट करेंगे, या फिर मेरे डिवाइस में कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, वो सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो उसी को हम बेसिकली ट्रबल शूट बोलते हैं। तो उस ट्रबल शूटिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास कुछ 100 कमांड्स करके है। अगर आप डिवाइस में देखोगे तो आपको बहुत सारे 100 कमांड्स देखने को मिलेंगे। हालांकि और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी कमांड अगर चलाने के बाद उसके बाद आपको क्या चलाना है अगर याद नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के आप हेल्प भी देख सकते हो सिस्को के डिवाइस में। अगर आप क्वेश्चन मार्क वहाँ पे टाइप कर लेते हो तो आपका क्या होता है, जो भी उसके बाद आप कमांड का ऑप्शंस है उस डिवाइस के लिए, वो सारे ऑप्शन आपके लिए आ जाते हैं। उसमें से जो आपका काम का है, जो आपको ज़रूरत है, अगर उसका नाम आपको याद नहीं तो इस लिस्ट से भी आप चूज कर सकते हो, करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ 100 कमांड्स होते हैं। इस कमांड को यूज करके हम बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इस डिवाइस में चेक करना चाहता हूँ कितने सारे VLAN मेरे पास है, तो उसके लिए ये कमांड है। स्पेसिफिकली हम जब आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हर एक प्रोटोकॉल या फिर हर एक यूसेज के बाद हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसको ट्रबल शूटिंग करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए जो भी कमांड 100 कमांड वगैरह हमें चाहिए, उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि हम आज की क्लास में उसे जान लेंगे, बहुत सारे कमांड्स हमारे पास होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिफिकेशन के लिए कमांड होते हैं उससे हम क्या करते हैं, कमांड को देखने के लिए। हाँ बताओ। हेलो सर, वो कमांड को देखने के लिए शो स्पेस क्वेश्चन मार्क है या शो कोई स्पेस नहीं क्वेश्चन मार्क? आप 100 अगर क्वेश्चन मार्क दबाते हो तो आपके पास क्या होता है, अगर उस लेटर से लेके SHOW लेटर से लेके अगर कुछ कमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल SH के बाद मैं अगर क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ तो नीचे दिखा देता है आपके पास 100 ऑप्शन है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ता है, अगर मैं स्पेस लगा के दिखाता हूँ तो मेरे को उसके बाद का जो ऑप्शन है वो मेरे को दिखा देता है। ठीक है, अगर मैं EN टाइप करता हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क, वही पूछ रहा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क टाइप करता हूँ तो वो ऑप्शन दिखा देता है कि आपके पास हो सकता है एनाबल है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन भी आपके पास आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ सेम नेम का कुछ चीज़, जैसे एस पे आप यहाँ पे देख सकते हो सेटअप है, शो है, SSH है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस दबा के क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो मेरे को 3 कमांड ये दिखा देता है, सेटअप, शो या SSH, कौन से वाले कमांड पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं। और अगर आप किसी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपका डिवाइस में 2 फाइल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगरेशन अभी कर रहे हो डिवाइस के ऊपर और उसे सेव नहीं किए हो अभी तक, तो वो आपका क्या होता है, एक रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, उसके अंदर आपका सेट होता है। तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ता है शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये वाला कमांड होता है। इसको अगर मैं टाइप कर लेता हूँ, टाइप करने के बाद मेरे को क्या होता है, पूरा डिवाइस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन अभी चल रहा है ना, वो पूरे कॉन्फ़िगरेशन का इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी सेम चीज़ को अगर चाहूँ तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन स्टार्टअप कॉन्फ़िग में अभी के लिए मेरे को कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी मैंने डिवाइस को ऑन किया है। ऑन करने के बाद जो भी मैं कमांड वगैरह टाइप कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कमांड वगैरह जैसे यहाँ पे भी ले लेता है डिवाइस, ये मेरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही है। और इससे मैं जब तक सेव नहीं करता हूँ, मेरा स्टार्टअप कॉन्फ़िग वाला ये जो फाइल है ना, ये फाइल मेरा नहीं बनेगा। इसलिए मेरे को स्टार्टअप कॉन्फ़िग के लिए ये भी दिखा रहा है इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे, इसको भी हम चलाते जाएंगे, हम जानेंगे इसके भी बारे में। और एक दूसरी चीज़ हमारे पास होता है कि अब हमें चेक करना पड़ता है कुछ चीज़ें, जैसे डिवाइस में ना मेरे को ये डिवाइस का मॉडल क्या है, कौन से वाला मॉडल है। मतलब हम जब डेटा सेंटर वगैरह के लिए एंट्री करते हैं ना, तो हम फिजिकली जाके किस डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर लेते हैं। अगर कनेक्ट भी कर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, हमें दिखता भी नहीं है कौन सी डिवाइस के साथ हमने कनेक्ट किया। तो हमें क्या करना पड़ता है,
हमें डिवाइस का कौन से मॉडल है और इसमें कौन सा वर्जन का iOS है, मतलब कौन सा वर्जन का iOS सॉफ्टवेयर जो है ना वो चल रहा है, वो हमें चेक करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें चलाना पड़ता है ये वाला कमांड, शो वर्जन करके एक कमांड है। अगर आप चलाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन से मॉडल है। सबसे पहले अगर आप दिखोगे तो ये सिस्को का आपको बता रहा है, सिस्को iOS सॉफ्टवेयर, सिस्को 2960 करके ये मॉडल आपको पूरा जो मॉडल है ना वो आपको दिखा रहा है। उसके बाद जो वर्जन उसने लिखा है ना, ये वर्जन आपका 2 वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको वो जो बूट फाइल जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया था ना, वो आपका रोम में एक आपके पास होता है जिसे आप वो वाला फाइल बोलते हो, बूट लोडर फाइल आप बोलते हो, यहाँ पे उसने लिखा है, ठीक है। वो फाइल का एक वर्जन आपको दिखाता है और एक पहले वाला जो वर्जन आपको दिखा देता है ये आपका iOS सॉफ्टवेयर, जो भी iOS इमेज आपने डाला है ना उसका कौन सा वर्जन यहाँ पे चल रहा है वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा है। उसके बाद रोम का वर्जन या फिर रोम में जो बूट लोडर फाइल आपके पास है उसका वर्जन ये वाले लाइन पे दिखा देता है। हालांकि ये दो अभी के लिए आपको सेम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो इमेज जब बना था ना लेटेस्ट, तो उस टाइम पे उसका रोम का वर्जन और iOS का वर्जन दोनों सेम वर्जन थे। हालांकि सेम फाइल नहीं थे लेकिन वर्जन दोनों का सेम था, इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप ये फुल आपका जो मॉडल है ना डिवाइस का, पूरा मॉडल का नाम यही होता है, एग्जैक्टली यही मॉडल नेम से ये आपका डिवाइस है, WS-C296024TT। ये आपका बेसिकली ओरिजिनल जो मॉडल नंबर है ना आपके डिवाइस का, वो आपका मॉडल नंबर यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है। उसके बाद उसने कुछ ठीक है, इसमें प्रोसेसर का मेमोरी वगैरह कितना है, कितने बाइट्स का, वो आपको दिखा रहा है। और ये IEEE 802.3 स्टैंडर्ड को सपोर्ट करके उसके पास 24 ईथरनेट पोर्ट है। जैसे ईथरनेट आपका है ना, ये 802.3 स्टैंडर्ड, IEEE के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं बहुत सारे चीज़ें के लिए, उसी तरह आपका ईथरनेट केबल के लिए आपका जो स्टैंडर्ड है वो 802.3 के लिए आपको होता है। अगर आपको कोई पे ईथरनेट देखने को नहीं मिल रहा है लिखा हुआ ना, अगर वहाँ पे 802.3 भी आपको देखने को मिल रहा है लिखा हुआ, तो आप समझ लेना कि ये ईथरनेट का केबल है। उसके बाद इसने सेम 802.3 ईथरनेट जो स्टैंडर्ड होता है उसी सेम स्टैंडर्ड के ऊपर उसने जिगाबिट ईथरनेट भी बनाया। 10 जिगाबिट भी आपको सेम स्टैंडर्ड के ऊपर बनेगा, क्योंकि वो सेम ईथरनेट केबल ही होते हैं, बस उसमें कैपेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, बैंडविड्थ वगैरह थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसने मेंशन कर लिया कि 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, 2 जिगाबिट इथरनेट पोर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये पुराने वाला मॉडल है, 2960 मॉडल बहुत पुराना हो गया, इसलिए यहाँ पे वो पोर्ट का नंबर दिखा रहा है, लेकिन आपको लेटेस्ट वाले मॉडल पे यहाँ पे पोर्ट का नंबर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बहुत सारे डिवाइसेस अभी आ रहे हैं जिसमें 100 वर्जन कमांड में आपको मॉडल भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिकली कैटलिस्ट वाले जो मॉडल होते हैं ना, जनरल जो मॉडल होते हैं स्विचेस राउटर वगैरह, उसमें आपको मॉडल देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मॉडल देखने के लिए भी दूसरा कमांड होता है, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिवाइसेस के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे हर एक स्विच के लिए, ये स्विच है ना, तो हर एक स्विच के लिए क्या होता है, मैक एड्रेस जो होता है ना, डिवाइस के लिए एक मैक एड्रेस होता है और हर इंटरफेस के लिए एक अलग सा मैक एड्रेस होता है। जैसे इस डिवाइस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसमें आपका क्या है, अगर फिजिकली यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये पूरा डिवाइसेस के लिए, पूरा डिवाइस के लिए आपके पास एक बेस मैक एड्रेस होता है जिसको बेस मैक एड्रेस बोलते हैं, और हर पोर्ट के लिए, जैसे यहाँ पे 24 आपका हो गया फास्ट इथरनेट पोर्ट, 2 आपके पास जिगाबिट का हो गया, हर एक पोर्ट के लिए मतलब 26 आपको इंटरफेस बेसिस पे आपको जो मैक एड्रेस है ना वो देखने को मिलेंगे। तो एक डिवाइस के ऊपर टोटल आपको कितने मैक एड्रेस देखने को मिलेंगे, आपको टोटल 27 देखने को मिलेंगे। एक आपके पास होता है बेस मैक एड्रेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपके पास भी कुछ इंटरफेस के लिए जो फिजिकल मैक एड्रेस होते हैं वो आपको इंटरफेस अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ, सो हालांकि पैकेट ट्रेसर में शायद आपका सेम मैक एड्रेस इंटरफेस के लिए भी दिखा देता है। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 अगर मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखना ये वाला हो गया मैक एड्रेस। इसको इसके साथ मैं एक बार मैच करा लेता हूँ, A601, नहीं ये सेम नहीं, ये भी अलग आपको दिखा रहा है। हर इंटरफेस के लिए इस तरह का अगर आप हर एक इंटरफेस के लिए चेक करोगे ना, तो आपको एक अलग सा मैक एड्रेस देखने को मिलेगा, और पूरे स्विच के लिए आपको एक बेस मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। और ये आपका कुछ मदरबोर्ड का नंबर वगैरह, फिजिकल पार्ट का नंबर वगैरह उसने दिया है, और पावर सप्लाई पार्ट नंबर, मतलब आपके हर एक डिवाइस के लिए पावर सप्लाई के लिए एक पावर सप्लाई मॉड्यूल अलग सा होता है, ठीक है। उस मॉड्यूल का भी एक आपका नंबर होता है, पार्ट नंबर होता है, या फिर पार्ट कोड जिसे बोलते हैं। तो इसने इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेंशन करके रखा है। मदरबोर्ड का सीरियल नंबर भी उसने मेंशन करके रखा है, पावर सप्लाई सीरियल नंबर भी इसने मेंशन करके रखा है। उसका ये पार्ट कोड हो गया और ये उसका सीरियल नंबर हो गया, जो डिवाइस आपको डिलीवर किया गया उसका सीरियल नंबर हो गया। हालांकि पार्ट कोड और सीरियल नंबर में एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे हो सकता है गलत ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, लेकिन जो पार्ट कोड होता है ना, जैसे सेम मॉडल के लिए सेम पावर मॉड्यूल अगर है आपके पास, मल्टीपल नंबर का भी अगर आप सिस्को से ऑर्डर करते हो ना, तो उसके लिए हर एक के लिए जो पार्ट कोड होता है वो सेम होता है। इसीलिए होता है
क्योंकि आपको मॉडल का नाम वगैरह अगर याद नहीं ना, तो उस पार्ट कोड को दिखा के आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। मतलब देखो, अगर मेरे को एक पावर मॉड्यूल चाहिए, उसमें मेरे को 60 वाट का पावर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मेरे को 60 वाट का पावर चाहिए और उसके साथ जो 50 हर्ट्ज का पावर चाहिए, जैसे पावर में कुछ होता है ना उस तरह का। तो अगर मैं दूसरे वाला ले आता हूँ ना, एडाप्टर वगैरह ले आता हूँ, तो उसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो सकता है। तो एग्जैक्टली मुझे यही वाला जो मेरा रिक्वायरमेंट है, इसी के हिसाब से इसी डिवाइस का अगर मैं पावर जो पार्ट कोड होता है ना, वो पार्ट कोड अगर मैं सिस्को को भेज देता हूँ, तो सिस्को उसी का सेम मॉडल मेरे पास भेज देता है। आपका जो रिक्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से सेम चीज़ आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन आपके पास नहीं होते हैं। और उस डिवाइस के लिए, हर एक डिवाइस के लिए, हर एक पार्ट के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपका एक सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ पे भी आपका एक सीरियल नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये मॉडल रिवीजन नंबर और मदरबोर्ड रिवीजन नंबर छोड़ दो, इसके बाद डिवाइस का ये एग्जैक्टली आपके पास मॉडल नंबर हो गया। और ये हो गया आपका डिवाइस का सीरियल नंबर, जो आपका स्विच है ना, उस स्विच का आपका सीरियल नंबर हो गया। और ये असेंबली पार्ट नंबर हो गया, पूरा डिवाइस का आपका ये पार्ट कोड हो गया। इस पार्ट कोड को अगर आप किसी को दिखा दोगे तो वो आपको डायरेक्ट जो है ना, जितने भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको बता देगा, या फिर सेम मॉडल आपको भेज देगा। मॉडल नंबर के जगह अगर आप पार्ट कोड भी दे देते हो तो भी पता चल जाता है ये कौन सा डिवाइस है। उसके बाद वर्जन आईडी वगैरह आप छोड़ दो। ये आपका हार्डवेयर जो बोर्ड होता है ना, उसका रिवीजन नंबर ये आपको बता रहा है। जैसे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर वगैरह कुछ होते हैं, इसी तरह आपका डिवाइस का जो रिवीजन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो रिवीजन नंबर आपको ये दे रहा है। और नीचे भी सेम चीज़ उसने रखा है। यहाँ पे स्विच का नंबर ये दिखा रहा है। यहाँ पे स्विच का नंबर का मतलब, अगर आपको स्टैकिंग वगैरह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टैकिंग में आप क्या कर सकते हो, 2-3 स्विच को एक साथ आप जोड़ के एक स्विच बना सकते हो। इसीलिए उसमें क्या होता है, एक स्विच का नंबर 1, एक का 2, एक का 3, इस तरह का आपका हो जाता है। ये स्टार मार्क का मतलब आपका होता है ये मास्टर या फिर एक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप छोड़ दो, बस यहाँ पे आप समझ लो ये स्विच मतलब आपका ये स्विच का नंबर है। एक ही स्विच है इसलिए 1 दिखा रहा है। अगर 2 स्विच आपके पास होते तो 1, 2 करके दिखाता, अगर स्टार्ट मोड में होते। इसमें कितने पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स नंबर आपको दिखा रहा है, टोटल कितने नंबर पोर्ट है, डिवाइस का मॉडल क्या है, iOS का वर्जन क्या है, और इसमें इमेज फाइल आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। इमेज फाइल जो है ना, iOS इमेज, उसका नाम क्या है, ठीक है, जो आपका यूज हो रहा है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर आपका ये 0xF करके दिखा रहा है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। यहाँ पे शायद उसने 0xF उसी को कन्वर्ट करके शायद उसने लिखा है, या क्यों लिखा है मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जनरल सारे मॉडल के लिए आपको 2102 बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो उसमें चेंजेस उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो ये आपका हो गया डिवाइस के वर्जन वगैरह चेक करने के लिए जनरल जो है। उसके बाद क्या होता है, एक कमांड मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्विच का आपका नाम है ना, इस नाम को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर आना पड़ता है। उसके बाद आपके पास एक कमांड होता है होस्ट नेम करके। ये होस्ट नेम के बाद आप जो भी नाम टाइप करोगे ये आपका स्विच का या फिर आपके डिवाइस का नाम हो जाता है। जैसे इस स्विच के जगह मैं इसे SW1 कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर करते ही आप देखो मेरा होस्ट नेम जो है ना, वो मेरे पास अभी चेंज हो गया। डिवाइस का होस्ट नेम चेंज करना मतलब लॉजिकली जो डिवाइस का नाम है उस नाम को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी के लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या किया, आप देखो मैंने चेंजेस कुछ कर लिया, मतलब ये होस्ट नेम मैंने चेंज कर लिया। वो स्विच था पुराने में, आप देख लो ये वाला होस्ट नेम था, लेकिन अभी मैंने चेंज करके SW1 कर लिया। और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने कोई कमांड चला के मैं यहाँ पे सेव नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इस डिवाइस को सिंपली मैं यहाँ से कमांड चला के भी मैं उसे रीलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कमांड चला के उस डिवाइस को रीलोड करा देता हूँ। रीलोड के टाइम भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया। ये डिवाइस अभी आपका लोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम ये लेता है, हालांकि ये आपका पैकेट ट्रेसर है तो यहाँ पे जल्दी हो जाता है, लेकिन फिजिकली अगर आप किसी डिवाइस को रीलोड करते हो तो फिर हो सकता है 5 मिनट टू आधा घंटा तक भी वो ले सकता है, ठीक है। अभी मेरा डिवाइस आप देखो ये स्टार्ट हो गया। अभी स्टार्ट होने के बाद आप देखो जो मेरा होस्ट नेम था ना, वो पुराने वाले होस्ट नेम फिर से आ गया। मतलब जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था उस टाइम के लिए तो वो सेव हो गया था, लेकिन जब मैं रीलोड किया वो सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था, जब भी आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसे जब तक सेव नहीं करते हो ना, वो कॉन्फ़िगरेशन आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव होता है, जो मैंने आपको 100 रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया था।
वो फाइल बेसिकली आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके पास होता है ना, उस मेमोरी में सेव होता है। और आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर RAM का उसका होता है ना कि एक बार अगर पावर चला जाता है फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर या फिर जो भी डेटा कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको भाई, थोड़ा इंतज़ार सब्र तो रखो। तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है ना, सॉरी जो भी डेटा आपने RAM के ऊपर सेव किया है उस डेटा को वो क्या करता है, वैनिश कर देता है या फिर एरस कर लेता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हमारा हुआ, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको सेव करना है, उसे परमानेंटली जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे उसे परमानेंटली तो सेव करना है ना। तो अभी फिर मैं सेम चीज़ के लिए जा रहा हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अभी फिर से वो होस्ट नेम को मैं SW1 करके चेंज कर रहा हूँ। अभी मेरा चेंज हो गया। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी मैं प्रिविलेज मोड में वापस आ जाऊँगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है सेव करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है कि मेरे पास जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल है, जो भी चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ वो मेरा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव है, मेरे को पता है। अगर मैं उस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे कॉपी कर लेता हूँ या फिर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर लेता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में एक बार आ गया तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए सेव हो जाता है। क्यों सेव हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ना वो मेरा फ्लैश में पड़ा रहता है। राउटर के केस में वो फाइल मेरा NVRAM जो होता है ना, नॉन वोलेटाइल जो RAM होता है उसके अंदर पड़ा रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी डेटा हमारा होता है हमें पता है वो कभी वेनिश नहीं हो सकता। जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे भी वही परफॉर्म करूँगा। मैं क्या करूँगा, अभी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है ना उसको मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को ये कमांड चलाना पड़ता है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। इसका मतलब यही होता है मैं कॉपी कर रहा हूँ किसको, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल में मैं कॉपी कर रहा हूँ। और मैं अगर एंटर दबा देता हूँ उसके बाद वो डेस्टिनेशन फाइल नेम आप यही रखना चाहते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन फाइल नेम यही आप रखना चाहते हो या फिर कुछ और के साथ रखना चाहते हो, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं एंटर दबा देता हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम है वो यही आ जाएगा। अगर मैं कुछ दूसरे नाम से उसे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप करके एंटर दबा सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी स्टार्टअप कॉन्फ़िग जो फाइल का नाम है उसी नेम के साथ मैं उसे सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एंटर दबा रहा हूँ। आप नीचे देख सकते हो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके, मतलब अभी मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो अभी सेव हो गया। मेरे को कैसे चेक करना है, अभी मैं ये वाला कमांड पे चला जाऊँगा, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। आप देखो पहले जब मैंने शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग कुछ सेव ना करके चलाया था, फाइल नॉट अवेलेबल या फिर नॉट प्रेजेंट करके वो दिखा रहा था। अभी देखो जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा था ना वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया अभी। और अभी अगर मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ तो आप देखना उसके बाद भी मेरा जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था वो वाला कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास सेव होता है। ठीक है, आप अभी देख सकते हो ये होस्ट नेम मेरा अभी चेंज हो गया है। इसको सेव करने के लिए और एक भी मेरे पास तरीका है, मैं यहाँ पे राइट कमांड एक होता है उस कमांड को मैं चला सकता हूँ। ठीक है, राइट कमांड को भी अगर मैं चलाता हूँ तो वो भी वही सेम काम करता है। आपका जो भी प्रेजेंट आपका जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी डेटा है उसे वो ऑटोमेटिकली राइट कर लेता है, किसमें, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल के ऊपर। ठीक है, ये कमांड भी मैं चला सकता हूँ। अगर किसी वजह से मेरे को ज़रूरत पड़ा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव करके रखा है मैं उसे हटाना चाहता हूँ, तो उस जगह पे मेरे को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है ना उस फाइल को डिलीट करना पड़ेगा या फिर इरेज करना पड़ेगा। उस जगह पे मैं क्या करूँगा, ये वाला कमांड चलाऊँगा, राइट इरेज। हालांकि ये वाला कमांड आप गलती से भी मत चलाना, आपके डिवाइस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे को ज़रूरत है सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट करने की किसी वजह से, तो उसके लिए मैं ये कमांड चला सकता हूँ। ये कॉन्फर्मेशन पूछ रहा है कि एरेसिंग द एनवीराम फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सारे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये रिमूव कर लेगा। आप कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर मैं करना चाहता हूँ तो कन्फर्म दबाऊंगा, मतलब मैं एंटर दबा दूंगा, या फिर मैं किसी भी की को अगर दबा देता हूँ ना, एन दबा देता हूँ या फिर किसी और की, एंटर को छोड़ के कोई भी की दबा लेता हूँ तो वो क्या करता है, उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, वहाँ से आपको बाहर ले आता है। अगर मैं कन्फर्म दबा देता हूँ तो वो क्या करता है, फिर जो फाइल है ना मैंने कन्फर्म कर लिया, एनवीराम को उसने डिलीट कर दिया। एनवीराम से जो आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल था ना, उस फाइल को उसने क्या किया, डिलीट कर दिया। अभी इसके देखो, अभी के लिए उसने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच 1 ही है होस्ट नेम, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्ट नेम आना था वो तो आ जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया। अभी देखो आपके डिवाइस जब भी काम करता है ना, डिवाइस का काम यही होता है, जो भी फाइल आप कहीं पे भी सेव करके रखे हो, आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी फाइल आपका काम हो रहा है वो काम आपका RAM के ऊपर होता है। क्योंकि अभी के लिए भी आपके पास रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपका डिलीट नहीं हुआ,
जो करंट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका डिलीट नहीं हुआ, आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट किया जो कि NVRAM के ऊपर है, लेकिन एक बार आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है RAM के ऊपर आ गया ना, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक बार आ गया ना, उसके बाद आप उस फाइल को भी डिलीट कर दो, जब तक आपका डिवाइस ऑन है तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आप रीलोड कर लेते हो उसके बाद फिर वो कॉन्फ़िगरेशन आपका चला जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल आपने डिलीट कर दिया है। इससे अगर आपने गलती से किसी जगह पे आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल डिलीट कर दिया, फिर आपका डिवाइस भी कभी हो सकता है रीलोड हो जाए ना, जब तक रीलोड ना हो आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। एक बार रीलोड हो गया तो आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा। लेकिन उससे बचने के लिए गलती से अगर आपने डिलीट कर दिया, फिर आप क्या कर सकते हो, अभी आपको दिख रहा है सारे कमांड है, जब तक आपका डिवाइस है ऑन है तब तक आप चाहो तो राइट कमांड फिर से चला लो, या फिर वो दूसरा कमांड जो है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये वाला कमांड आप चला लो, फिर से आपका जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग वाला फाइल है ना वो फिर से आपका बन जाएगा, जब तक आपका डिवाइस ऑन है। लेकिन एक बार रीलोड हो गया तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बेसिकली जनरल सा कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका जो बात होता है वो मैंने आपको बताया। होस्ट नेम मैंने आपको बताया कि आपको होस्ट नेम कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और एक आपके पास होता है कुछ बैनर वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हो। बैनर वगैरह मतलब आप यहाँ पे देखो इस डिवाइस के ऊपर अगर मैं स्टार्टिंग के लिए आ जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ बैनर नहीं दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट दो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, स्विच वन कंसोल इज नाउ अवेलेबल, यू आर टेकन कंसोल एक्सेस। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। अगर मैं कुछ बैनर सेट करना चाहता हूँ इस जगह पे कि मैं कुछ डिवाइस मैसेज जो है वो सेट करना चाहता हूँ, तो मेरे को, हाँ बताओ सर। हम तो होस्ट नेम चेंज कर दिए, अगर हम चाहेंगे तो उसको दोबारा चेंज करने आप के लिए और एक नाम में फिर से वही कमांड लगा के हो जाएगा। सेम कमांड चेंज कर लो, जितने भी बार आप चाहो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप थोड़ा म्यूट कर लो। उसके बाद अगर मेरे को कुछ बैनर सेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कमांड मेरे पास है बैनर करके, उसके बाद मेरे को एक MOTD लिखना पड़ता है। ये MOTD का मतलब क्या है, ये भी आपका एक कमांड है, इसका मतलब आपका होता है मैसेज ऑफ द डे, इसका फुल फॉर्म आपका यही होता है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसने बताया कि आपको कुछ सिंबल देना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला मार्क चालू कर देता हूँ। उसके बाद मैंने लिखा हेलो, ऐसे करके मैंने लिखा। उसके बाद फिर से वही सिंबल के साथ मुझे एंड करना पड़ता है और मेरे को एंटर दबाना पड़ता है। जब तक इस सिंबल के साथ मैंने शुरू किया था, जब तक ये सिंबल नहीं आ जाता है, जो भी चीज़ मैं लिख लूँगा क्या होगा, सेम चीज़ आपको जब भी, अभी देखो मैं इसे राइट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ वहाँ बाहर, देखो जो मैसेज मैंने टाइप किया था ये बैनर मेरे पास अभी आ गया। ये बेसिकली कोई अगर आपका डिवाइस का एक्सेस लेना चाहता है, ये बैनर एक्चुअली हम किस लिए सेट करते हैं, रियल टाइम सिनेरियो में हम इसलिए सेट करते हैं, सारे जो डिवाइसेस होते हैं ना, उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हर एक कंपनी के लिए आपका अलग अलग सा होता है। इसमें बेसिकली आपका क्या किया जाता है, जब भी कोई आपका डिवाइस का एक्सेस ले रहा है, मतलब हो सकता है आपका नेटवर्क इंजीनियर, बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर से, या फिर कोई चेंज भी हो रहे हैं, बहुत सारे नया आ रहे हैं, तो वो जब भी पहली बार एक्सेस आपका डिवाइस का ले रहे हैं ना, तो जितने भी टर्म एंड कंडीशन आपका है, जो जितने भी आपके पास गाइडलाइंस है, उनको पढ़ने के लिए एक बार मौका मिल जाए। हम क्या करते हैं, ये मैसेज में हम सारे इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो यू आर गोइंग टू टेक एक्सेस, तो उसी तरह का कुछ भी मेरा गाइडलाइन वगैरह हो तो इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ। बैनर यूज करने का हमारा इरादा यही होता है रियल टाइम सिनेरियो में, जब भी हम यूज करते हैं। आप चाहो तो शॉर्टकट में भी इसे conf-t वगैरह लिख के भी आप आगे आ सकते हो। और हाँ, प्रिविलेज मोड में मैं जो कमांड चला रहा हूँ, जैसे शो वगैरह कमांड चला रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रिविलेज मोड में वो कमांड मेरा चलते हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ और कुछ सेव करना चाहता हूँ, या फिर प्रिविलेज मोड का जो भी कमांड शो वगैरह कमांड मैं चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं शो कमांड चलाता हूँ ना तो नहीं चलेगा। आप देख लेना, ये गलत कमांड बता रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड ये बता रहा है। तो उस जगह पे मेरे को करना पड़ता है, पहले मेरे को डू टाइप करके फिर वो कमांड मेरे को टाइप करना पड़ता है, ठीक है। डू शो अगर मैं रनिंग कॉन्फ़िग करता हूँ तो यहाँ पे पूरा कमांड आपको लिखने को पड़ता है। हालांकि कुछ डिवाइसेस में आपके पास जो होता है ना, वो क्या करता है, टैब भी आपका ले लेता है इस तरह का ऑप्शन में, तो मेरे को जो आउटपुट देखना है वो मेरे को मिल जाता है। जो भी प्रिविलेज मोड का कमांड मेरे पास होते हैं उनसे पहले मेरे को डू लगाना पड़ता है। अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर होके प्रिविलेज मोड का किसी भी कमांड को अगर मैं चलाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर रहा हूँ, पिंग अगर मैं चलाना चाहूँगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, डू पिंग करके उसके बाद जो भी IP मेरे को पिंग करना है मैं उसे पिंग कर लूँगा। हालांकि ये भी पिंग नहीं होगा क्योंकि हमने नेटवर्क सेटअप कुछ भी नहीं किया। तो आपको डू लगाना पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ता है। हालांकि ये डू बहुत काम का होता है,
क्योंकि आप बार बार जो है ना कुछ चीज़ अगर आप कुछ ट्रबल शूटिंग कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद थोड़ा सा चेंज करके आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो बार बार आपको प्रिविलेज मोड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप वहीं से बैठ के डू कमांड लगा के आप डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी थोड़ा हम डिवाइस का एक छोटा सा सिक्योरिटी के ऊपर एक छोटा सा चीज़ हम देख लेंगे। अब देख लो इस डिवाइस में ना कंसोल केबल आपके पास खोला है, मतलब आपका डाटा सेंटर खोला पड़ा है, ठीक है। अभी क्या है, कोई भी आएगा अपना लैपटॉप लेके कंसोल केबल लेके आएगा, आपके स्विच के साथ कनेक्ट कर लेगा, तो वो तो एक्सेस कर लेगा ना। यहाँ पे आप देखो ये मेरा यूजर मोड हो गया, एनेबल मैंने टाइप किया प्रिविलेज मोड में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में मैं टाइप किया क्वांटिटी या फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कमांड मैंने टाइप किया, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। तो कोई भी अगर आके कंसोल यहाँ पे कनेक्ट कर लेता है ना डिवाइस के साथ, तो वो एक्सेस कर लेगा, कुछ भी चेंज करके चला जाएगा। मान लो मेरे पास सीसीटीवी वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरा कोई सिक्योरिटी नहीं है, छोटा नेटवर्क मेरा है, तो कोई भी आके तो चेंज करके चला जाएगा। अगर मेरा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी है, वो क्या करता है, कभी अगर बाहर चाय के लिए चला गया या फिर कुछ के लिए चला गया, उस टाइम में कोई भी आके कनेक्ट करके तो चेंज कर लेगा ना। तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं, जब भी ये एनेबल टाइप कर रहा है ना, तो इसमें एक होता है आपका एनेबल पासवर्ड। एनेबल टाइप करते ही हमें कुछ अगर पासवर्ड वगैरह मांगता है, उस बंदे के पास अगर वो पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो उस केस में वो कुछ नहीं कर सकता, मेरा डिवाइस थोड़ा सिक्योर हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एनेबल पासवर्ड जो होता है ना, उस पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास ये कमांड होता है एनेबल पासवर्ड। उसके बाद आपको जो भी पासवर्ड आपको देना है, जैसे 1 2 3 4 अगर मैं सेट करना चाहता हूँ, तो फिर 1 2 3 4 जो भी मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरा पासवर्ड बन जाता है। अभी क्या होगा, अगर मैं यूजर मोड में आ जाता हूँ ना, इसके बाद एनेबल टाइप करते ही मेरे को वो पासवर्ड मांग लेता है कि कौन सा पासवर्ड आपका है, आप बताओ, उसके बाद ही मैं एंट्री करूँगा। अगर मैं कोई गलत पासवर्ड एंट्री कर लेता हूँ, तो फिर ये क्या करता है, ऐसे आपको पासवर्ड दिखाता रहता है, 3 बार गलत एंट्री के बाद बेड सीक्रेट करके आपको बाहर निकाल देता है, आपको डिवाइस के अंदर एंट्री करने की कोशिश नहीं करता है। उसी जगह पे अगर मैं सेम पासवर्ड जो भी मैंने 1 2 3 4 दिया था, अगर मैं डायल कर लेता हूँ, एंट्री कर लेता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, जो प्रिविलेज मोड है ना उसके अंदर ले लेता है। फिर उसके बाद मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड टाइप करके जो भी कमांड उसके लिए मैं टाइप करके आ सकता हूँ। जिसको पासवर्ड पता है, मतलब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसी को तो पासवर्ड पता होगा ना, वो एंटर करके आपके पास आ सकता है। इसमें भी थोड़ा आपका सिक्योरिटी लूज होता है, मतलब किसी के पास अगर मान लो ये एक्सेस ऑलरेडी है आपका, आप छोड़ के जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी आके आपका क्या कर सकता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है ना उसको चेक कर सकता है। तो उसमें आप देखना एनेबल पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाता है, जो आपने कमांड चलाया था ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि इस डिवाइस का जो एनेबल पासवर्ड है ना, ये पासवर्ड आपका 1 2 3 4 है। ये आपका एक्चुअली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है, ये पूरे आपका प्लेन टेक्स्ट जो फॉर्मेट होता है ना उसी टेक्स्ट में है, तो ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अगर इसे मैं और थोड़ा सिक्योर करना चाहता हूँ, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप कोई भी कमांड को अगर सिस्को के डिवाइस में अगर आप कॉन्फ़िगर कर लिए हो, ये कमांड आपका कॉन्फ़िगर्ड है, अगर उसे आप हटाना चाहते हो, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप क्या कर सकते हो, पहले उस कमांड से पहले आपको नो लगाना पड़ता है। मैं अभी क्या करूँगा, नो एनेबल पासवर्ड, उसके बाद जो भी मैंने पासवर्ड रखा था उसको एंटर कर लूँगा। सॉरी, ये कमांड से काम हो जाएगा, नो एनेबल पासवर्ड। आपको वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कमांड आपका क्या करता है, जो एनेबल पासवर्ड जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है पुराना, जो भी एनेबल पासवर्ड मेरे पास है उसे ये हटा देता है, उस वाले कमांड को ये क्या करता है, हटा देता है। तो ये कोई भी सिस्को के कोई भी कमांड को अगर आप हटाना चाहते हो, तो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, उस कमांड से पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपको नो लगाना पड़ता है, उससे वो कमांड आपका डिलीट हो जाता है। फिर मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, ये पासवर्ड जो मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया था वो मेरा प्लेन टेक्स्ट में था, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी मेरे को 1 2 3 4 दिख रहा था। तो अभी मैं क्या करूँगा, उसी 1 2 3 4 पासवर्ड को सेट करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, उसे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में करूँगा, MD5 फॉर्मेट में मैं उसे करूँगा। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एनेबल पासवर्ड के जगह मेरे को एनेबल सीक्रेट एक कमांड होता है, उसको टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी पासवर्ड मैं देना चाहता हूँ उसे एंटर करना पड़ेगा। अभी देखो एनेबल सीक्रेट 1 2 3 4 मैंने टाइप कर लिया, उसके बाद मैंने एंटर कर लिया। अभी ये क्या करेगा, जो भी पासवर्ड आपका सेव करता है ना, उस पासवर्ड को ये क्या करेगा, एनेबल पासवर्ड जो होता है, ये भी आपका एनेबल पासवर्ड ही सेट कर रहा है, लेकिन उस पासवर्ड को ये क्या कर रहा है, एनक्रिप्टेड करके सेट कर रहा है। मतलब अगर मैं अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करने की कोशिश करूँगा, अब देखो मैंने एनेबल सीक्रेट में पासवर्ड मैंने डाला था क्या, 1 2 3 4 करके डाला था, लेकिन जो पासवर्ड का वैल्यू है ना वो आपको कुछ और दिखा रहा है। और यहाँ पे जो ये 5 ऑटोमेटिकली ले रहा है ना, ये आपका कुछ एनक्रिप्शन का जो है ना, ये कुछ लेबल होते हैं। जैसे आपका 7 वाला लेबल होता है, सबसे हाईएस्ट एनक्रिप्टेड, मतलब उसे डिकोड आप नहीं कर सकते। सबसे हाईएस्ट जो एनक्रिप्टेड वाला फॉर्मेट होता है, लेबल होता है, वो आपका 7 होता है। आप चाहो तो उसे क्या कर सकते हो, आप जब भी कमांड मैंने एनेबल सीक्रेट करके रखा था ना, सीक्रेट, उसके बाद मैं 7 टाइप करके 1 2 3 4 टाइप कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो एनेबल पासवर्ड का जो लेबल है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे शायद हाईएस्ट 5 तक ये ले रहा है, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है आपको, लेकिन आपका 7 तक होता है, दूसरे डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो डिवाइस है आपका 12.2 वाले वर्जन पे काम करते हैं, जो कि सिस्को के बहुत पुराने iOS वर्जन होते हैं।
मतलब ये 2012-11 या उससे पहले वाला iOS वर्जन था। अभी के लिए जो हम लेटेस्ट यूज करते हैं वो 15.4 या इससे आगे का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन उसको मैं टेस्ट करके आपको दूसरे वाले डिवाइस पे भी, मेरे पास 15 पॉइंट समथिंग वाला भी है दूसरे डिवाइस में, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि ये पैकेट ट्रेसर में अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे बस ये देख सकते हो, जो एनेबल सीक्रेट जो पासवर्ड मैंने टाइप किया था, ये पासवर्ड अभी ये दिखा रहा है। वो यूज़र अगर ये वाला पासवर्ड को आके देखेगा ना, तो उसे पता नहीं चलेगा आपने क्या पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। ये बस सिक्योर करने के लिए कुछ होता है।